क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ पर दिन में रात होती हो और रात में दिन, जहाँ के लोग दिन में अपने सारे काम ना करके अपने सारे काम रात को करते हो और दिन में वो लोग सोते हो। काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। ये चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसके ऑथर A.K. रामानुजन जी हैं। वो हमें इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक बार की बात है, एक किंगडम में एक राजा और एक मंत्री रहा करते थे और वो लोग ये चाहते थे कि उनका राज्य सबसे ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे, जहाँ के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हो सारे राज्यों से। तो वो लोग एक ऐसा फुलिश रूल बनाते हैं जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ साबित होते हैं सभी की नज़रों में। तो वो लोग एक ऐसा रूल बनाते हैं जिसमें वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऐसा लोगों को बताएंगे कि दिन में रात होगी और रात में दिन। जहाँ पर दिन में लोग सो जाया करेंगे और रात होते ही लोग उठकर अपने काम स्टार्ट कर देंगे, लोग मजदूरी स्टार्ट कर देंगे, अपनी शॉप्स ओपन कर लेंगे। सारे लोग दोपहर को रात मानेंगे और रात को दोपहर मानेंगे। काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है सुन के। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर जब आगे बढ़ता जाता है टाइम, तो वो लोग ये नोटिस करते हैं कि लोग जो थे वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब लोग उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उनको डेथ पनिशमेंट देंगे। फिर जब उन्होंने डेथ पनिशमेंट देना स्टार्ट किया तो लोगों ने उनकी बात भी मानना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पर जो नॉर्मल सा ये ही रूल्स रन होने लगे कि वहाँ पर लोग दिन में सोते थे और रात को जगते अपने काम करते थे। फिर एक बार की बात है, वहाँ पर एक गुरु और एक उनका चेला आया। एक गुरु और उनके साथ उनका एक डिसिपल आया। वहाँ पर वो लोग एंटर हुए तो वो लोग ये देखते हैं कि वाह, ये गांव तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर इतनी सारी ग्रीनरीज हो रखी हैं, इतना शांत माहौल है। अब उनको क्या पता था कि दोपहर में वहाँ पर जब कोई होगा ही नहीं, सब सो रहे होंगे, तो वहाँ पर शांति का माहौल रहेगा ना। फिर जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो वो लोग ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सुंदर गाँव तो है, बट यहाँ पर कोई भी जगता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इनफैक्ट एक जानवर तक नहीं दिख रहा है हमें तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रात हो रखी है। फिर वो लोग जब अंदर जाते हैं तो उनको और एक आधा लोगों से पता चलता है कि हाँ भाई, वहाँ पर दिन को रात मानते थे और रात को दिन मानते थे। फिर जब वो लोग ये देखते हैं कि शाम होने लगती है, जब शाम होते ही वो लोग ये देखते हैं कि ओपन होने लगती है सारी शॉप्स, तो उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि वहाँ पर दिन को रात मानते हैं और रात को दिन। वो लोग ये समझ जाते हैं कि कितने बेवकूफ़ लोगों का ये राज्य है। फिर वहाँ पर जब शॉप ओपन होती है तो उनका जो शिष्य होता है वो उनसे कहता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है गुरुजी, आप मुझे कुछ दिला दीजिए जिससे मैं आराम से खा सकूँ। वो ये बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, थोड़े से हैं, मैं उसी में तुम्हें दिलाता हूँ। जब वो शॉप पर उस चीज़ का रेट पूछने जाते हैं तो वो लोग, जो हम लोग जिन चीज़ों को कॉइन बोलते हैं, हम लोग जैसे रुपीज़ में आइडेंटिफाई करते हैं पैसों को, वो लोग डुडू बोलते थे। 1 डुडू, 2 डुडूज़ ऐसे बोलते थे वो लोग कॉइन्स को। तो फिर वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि सारी चीज़ों के जो प्राइस थे वो ओनली 1 डुडू थे। अब जो डिसिपल होता है वो तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वाह, ये तो इतने सस्ते में मिल रहा है सारी चीज़ें, मैं तो बहुत सारी चीज़ें खा सकता हूँ यहाँ से लेके, मैं तो अपना पेट आराम से भर सकता हूँ। लेकिन जो उसके गुरु होते हैं वो ये बात समझ जाते हैं कि ये बेवकूफ़ों का जगह है, ये बेवकूफ़ों का राज्य है, यहाँ पर हमारे लिए रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो लोग उस मोमेंट के लिए तो वो चीज़ें वहाँ से लेके खा लेते हैं, बट उनके जो गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अब यहाँ पर एक पल भी और नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपने शिष्य को भी समझाया कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बेवकूफ़ों की जगह पर रहकर तुम्हें भी कुछ भी कर सकते हैं वो लोग कभी भी। बट वो उनकी बात नहीं माना, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने ये बोला कि नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, अच्छे से यहाँ पे खाऊंगा, मज़े करूंगा, फिर जब कुछ टाइम बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब मैं वापस आ जाऊंगा। तो वो उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं। जब वो उनकी बात ही नहीं मान रहा तो वो उसको फोर्स क्यों करेंगे। फिर वो वहाँ से इतना कह के चले जाते हैं। अब जो उनका शिष्य होता है वो वहाँ पर खूब दिन तक रुकता है, मज़े करता है, कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें लेकर आराम से खा रहा होता है। खा खा के वो एकदम इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है। ऑथर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि वो एक गली के खुले सांड जैसा लगने लगता है, बुल जैसा लगने लगता है। अब एक दिन क्या होता है कि एक चोर चोरी करके एक रिच मर्चेंट के घर से भाग रहा होता है और अचानक से उसके ऊपर एक बॉल गिर जाती है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। फिर जब अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने चोर का भाई राजा के पास पहुंचता है तो वो उनसे कहता है कि राजा जी देखिए, मेरे भाई जी की जो है मौत हो गई है और वो भी उस रिच मर्चेंट की वजह से हुई है जिसने वॉल को इतना
मजबूत नहीं बनाया था, उसने बहुत ज़्यादा गंदे मटेरियल का यूज़ किया था उस वॉल को बनाने में, जिसकी वजह से जो वॉल थी वो बहुत ज़्यादा वीक बनी और मेरे भाई के ऊपर गिर गई। अब जो राजा होता है वो ये सोचता है कि हाँ भाई, ये तो गलत बात हुई, वो मर गया और उसके साथ तो बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा, तुम परेशान मत हो। वो तुरंत ऑर्डर देता है और वो उन लोगों से कहता है, अपने सैनिकों से, कि उस रिच मर्चेंट को यहाँ पर बुलाया जाए जिसके घर की वॉल इसके भाई के ऊपर गिर गई और वो मर गया। फिर जब वहाँ पर वो रिच मर्चेंट आता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारे घर की वॉल जो थी वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि इस चोर के भाई के ऊपर गिर गई, मतलब इस चोर के ऊपर गिर गई जिसका भाई है मेरे पास तो कंप्लेंट कर रहा है तुम्हारी। तो वो ये बोलता है कि नहीं राजा, मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ये दीवार तो मेरे पापा के ज़माने की बनी हुई है, मेरे फादर के ज़माने की बनी हुई है, तो मेरे फादर के ज़माने में तो मैं था भी नहीं। तो वो ये सोचता है कि हाँ भाई, अपने फादर के ज़माने में तो ये बच्चा नहीं होगा, मतलब ये आदमी अपने फादर के ज़माने में तो नहीं होगा। फिर वो ये बोलता है कि उस टाइम पर एक ब्रिक लेयर ने बनाई थी, ब्रिक लेयर मीन्स जो दीवारों को बनाने वाले लोग होते हैं, मर्चेंट के घर पे जिन्होंने बनाई थी उसको बुलाया गया। अब वो जब वहाँ पर आता है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, मेरा दिमाग वहाँ पर तो था ही नहीं, जब मैं वॉल बना रहा था तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन वॉल बनाने के ऊपर तो था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर से एक लड़की बार बार गुजर रही थी और वो मेरा ध्यान भटका रही थी, वो अपनी पायलों की आवाज़ से मुझे अट्रैक्ट कर रही थी बार बार, तो मेरा पूरा दिमाग तो वहाँ पर था ही नहीं। तो जो ब्रिक लेयर होता है उसकी बात सुनकर राजा फिर से एकदम शॉक्ड हो जाता है कि बात तो इसकी भी सही है, जब इसको कोई बार बार परेशान करेगा, उसको कंसंट्रेट नहीं करने देगा, तो ऑफकोर्स वो वॉल अच्छे से नहीं बनाएगा। अब इसमें बेवकूफ़ जो राजा था वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था ये साबित हो जाता है। फिर वो उस डांसिंग गर्ल को बुलाता है जो कि वहाँ से बार बार गुजर रही थी। अब उसके पापा के ज़माने की जब वो बात है तो वो डांसिंग गर्ल जो थी वो इतनी ज़्यादा एजड हो चुकी थी कि उसको बुलाने के लिए जो सैनिक भेजे गए वो उसके लिए गाड़ी लेके गए थे जिसमें वो बैठ कर आई वापस। फिर जब वो वहाँ पहुँचती है तो उससे सवाल किया जाता है कि तुमने क्या उस समय पर इस ब्रिक लेयर का दिमाग भटकाया था, उसको परेशान किया था, उसको कंसंट्रेट नहीं करने दिया था? तो वो बोली नहीं नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं वहाँ से निकल ज़रूर रही थी बार बार, लेकिन मेरा इंटेंशन इसको भटकाना नहीं था, मेरा इंटेंशन तो अपनी गोल्ड ज्वेलरी को बनवाना था, जो कि वो एक गोल्ड स्मिथ के यहाँ से बनवा रही होती है अपनी ज्वेलरी, और वो उसको बार बार तंग कर रहा होता है, उसको बार बार लटका रहा होता है कि तुम कल आना, कि तुम कल आना, ऐसे बोल के वो उसको परेशान कर रहा होता है और उसकी ज्वेलरी भी नहीं बना रहा होता है, तो उसको रोज़ रोज़ वहाँ के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, अब राजा ये सोचता है कि हाँ, इसमें तो इस डांसिंग गर्ल की भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें तो मिस्टेक है मेनली उस गोल्ड स्मिथ की, जिसके बारे में अब पता चल जाता है उन लोगों को, और वो राजा सोचता है कि अब असली हथियारा मिल चुका है इसके भाई का। तो वो लोग जब उस गोल्ड स्मिथ को बुलाते हैं, वो लोग इससे कहते हैं कि तुम इसको बार बार परेशान कर रहे थे, वो इसलिए वहाँ से निकल रही थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो वही बोलता है कि मैं ये सब चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहा था, मैं तो उसकी ज्वेलरी 2 मिनट में बना दूँ, लेकिन मेरे पास एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था जिसके घर में शादी का कार्यक्रम था और मुझे उसकी ज्वेलरी बना के बहुत जल्दी देनी थी, तो मुझे इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं इसको बार बार कल 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 बोल दे रहा था। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, ये भी बात सही है। अब उस रिच मर्चेंट को जो बुलाया गया, तो रिच मर्चेंट तो वही था जिसकी वॉल गिरी थी उसके ऊपर। तो राजा सोचता है कि असली गिल्टी जो था वो वही रिच मर्चेंट ही होता है एट द एंड, और उसके लिए एक स्टेक रेडी किया जाता है। वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि एक स्टेक रेडी करा जाए। स्टेक मीन्स सूली, जिसके ऊपर चढ़ा के आपको फांसी दी जाती है। तो फिर वहाँ पर वो लोग जब वो चीज़ रेडी कर देते हैं, अब यहाँ पर एक मेन ट्विस्ट आता है। अब राजा की असली बेवकूफ़ियत का साबित होगी। अब इसमें आप देखिएगा क्या होता है। अब क्या होता है कि जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं उस स्टेक के पास, तो वो लोग जब उसको लेके जाते हैं वहाँ पर रिच मर्चेंट को, तो उसकी गर्दन जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है और जो वो स्टेक होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो वो ये कहता है कि अब क्या किया जाए, जो ये रिच मर्चेंट है इसकी गर्दन तो पतली है। तो वो राजा कहता है कि मरना तो किसी को पड़ेगा क्योंकि स्टेक रेडी हो गया है। वो लोग पूरे गांव में ढूंढते हैं कोई मोटा आदमी जो उनको मिल जाए, जिससे कि वो उस सूली पे चढ़ा दें। अब आप गेस कर सकते हो कि कौन था वो मोटा आदमी। आप इजीली गेस कर पा रहे होगे क्योंकि खा खा के मोटा आदमी सिर्फ और सिर्फ गांव में एक ही हो चुका था। वो था उस गुरु का वो शिष्य, जो डिसिपल था, वो वहीं पर बैठ के खा रहा होता है।
उसको वहाँ पर सैनिक जाते हैं और एकदम से उठाकर वहाँ पर ले आते हैं स्टेक के पास। तो वो जो शिष्य होता है उसको बोलने का भी एक मौका नहीं देते वो लोग कि वो कुछ बोल पाए, कि अपना बीच बचाव कर पाए। उसको लाके वहाँ पे स्टेक के पास खड़ा कर दिया जाता है। वो बहुत बोलता है, बहुत मिन्नतें करता है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैंने तो कोई आज तो गुनाह ही नहीं किया, मैं तो सन्यासी हूँ। बट फिर भी वो राजा नहीं मानता है। फिर वो जो डिसिपल होता है अपने मन एक ऐसी शक्ति से अपने गुरु को याद करता है, और वहाँ पर उसके गुरु अचानक से समझ जाते हैं। वो तपस्या कर रहे होते हैं जंगल में, वो अचानक से उनको ख्याल आता है, वो समझ जाते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो अब वो दोनों मिलकर एक ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं राजा को फिर से, कि बिल्कुल गेम पूरा उल्टा हो जाता है। अब वहाँ पर उसके जो गुरु होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जब गुरु वहाँ पे पहुँच गए हैं तो वो अपना बिल्कुल 100% ट्राई करते हैं अपने उस शिष्य को सेव करने का। तो वो एक ऐसी ट्रिक लगाते हैं, वो ये बोलने लगते हैं बार बार कि नहीं नहीं, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनका गुरु हूँ, आप पहले मुझे मारिए, मैंने जो है इनको सिखाया है, आप पहले मुझे मारिए, मैं पहले मरना चाहूँगा, तो आप पहले मुझे सूली पर लटकाइए। फिर जो शिष्य होता है वो उनकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये कोई एक चाल चल रहे हैं। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं पहले मैं मरूंगा, नहीं नहीं पहले मैं मरूंगा। फिर जो राजा होता है वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये लोग मरने के लिए क्यों पहले बोल रहे हैं। तो फिर वो गुरु को एक साइड में ले जाता है और पूछता है कि तुम दोनों मरने के लिए क्यों पहले लड़ रहे हो, क्योंकि मरना तो एक बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है, कोई भी डर जाता है मरने से, तो और तुम दोनों मरने के लिए लड़ रहे हो। तो जो राजा होता है, वो जो गुरु होता है, वो राजा से कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं राजा जी, इसका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि ये जो स्टेक है ये नया है, ये जो सूली आपने बनवाई है ये बिल्कुल नहीं है, और इसमें जो भी पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा वो मंत्री बनेगा। और हम अपनी इस सन्यासी बनने वाली लाइफ से तपस्या करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो हम भी एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं नेक्स्ट, भले चाहे इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ अच्छे से ऐशो आराम वाली एक लाइफ तो एटलीस्ट जी सके, कि हम इस राज्य के राजा और मंत्री बन सके। तो जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर कि ऐसा भी एक चांस है, और फिर वो दुखी भी होता है कि अगर ये दोनों पहले मर जाते हैं तो इस राज्य के राजा और मंत्री यही दोनों बनेंगे, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना चाहता। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि आज का जो डिसीज़न है ये हम कल पे टालते हैं। ऐसा राजा उन गांव वालों से और अपने सैनिकों से ऐसा बोलकर टाल देते हैं कल पे, और उन दोनों को कारागार में बंद करवा देते हैं। फिर रात को वो लोग ये डिसाइड करते हैं राजा और मंत्री कि अगर बात राजा और मंत्री बनने की ही है तो हम ही दोनों क्यों ना मर जाएं, जिससे कि हम अगले जन्म में भी इसी राज्य के राजा और मंत्री बन सकें। तो वो लोग जाते हैं और उन दोनों से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं और सर्वेंट्स के थ्रू खुद ही सूली पर लटक कर मर जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो उन दोनों की डेड बॉडीज़ को देखकर सारे लोग, सारी प्रजा, सारे गांव वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि राजा और मंत्री कैसे मर गए, मरने वाले तो गुरु और शिष्य थे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि बेवकूफ़ों की नगरी थी, तो वो लोग इतना दिमाग भी नहीं लगाते इसमें। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा नेक्स्ट राजा और नेक्स्ट मंत्री बनेगा वो कौन होगा आखिरकार। तो वो लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं। फिर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो गुरु और शिष्य हैं उनको ढूंढ कर लाया जाए। फिर वो लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास और कोई भी नहीं है इस काबिल जिसको हम राजा और मंत्री बना सकें, तो क्या आप हमारे राज्य के राजा और मंत्री बनना पसंद करेंगे। तो वो लोग, पहले जो उनका शिष्य होता है वो तो तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि वो खुद ही थोड़ा सा बुद्धू होता है, लेकिन जो उनके राजा होते हैं, मतलब उसके जो गुरु होते हैं शिष्य के, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अगर बनूंगा तो मेरी कुछ शर्तें रहेंगी कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको मानना पड़ेगा, जैसे हम रूल्स बनाएंगे वैसे ही आपको मानना पड़ेगा। और गांव वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़ी मिन्नतों के बाद वो दोनों लोग राजा और मंत्री बन जाते हैं और वहाँ के भी रूल्स बिल्कुल नॉर्मली रन करने लगते हैं। दिन में दिन होता है, रात में रात होती है, दिन में लोग काम करते हैं सारा अपना, रात को वो लोग सोने लगते हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि बेवकूफ़ों के बीच में रहने से हमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि वो लोग कब क्या कर दें कुछ पता नहीं। सो गाइज, बी स्मार्ट, नॉट बी फूल। ओके, सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको नेक्स्ट कौन से वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।